सुनिए किस्सा कुर्सी का। चल जबूरे बजा दो पेटी। भूख का सवाल है, महंगाई पर बवाल है, घोटाले पर घोटाला है, जनता का दीवाला है। बाबा जी की जय। जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। सबकी मांगे पूरी होंगी। जय हो। पंथ धर्म का शोर उठा, वादों नारों का जोर उठा। फिर क्या हुआ प्रभु? फिर खेल शुरू, फिर मैं शुरू, फिर झूठ झांसा फरेब शुरू। उस्ताद जी फरेब नहीं फरेब। फिर झूठ झांसा फरेब शुरू। चल फेंक चारा जनता का, ये है किस्सा कुर्सी का, किस्सा कुर्सी का, किस्सा कुर्सी का। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का में। मैं हूं आदर्श झा। आज मौजूद है चोमू विधानसभा में। यहां पर लोगों से जानेंगे क्या है हाल, कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है और कितने काम विधायक जी ने पूरे किए हैं। लोगों के क्या दावे हैं, क्या कहते हैं लोग और लोग सोचते क्या हैं। अब अगला जो भी जनप्रतिनिधि होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ भगवान साहब सैनी साहब हैं, आप विधायक हैं, बहुत स्वागत है आपका। वर्तमान विधायक हैं कांग्रेस पार्टी से रामलाल शर्मा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ भगवान साहब धांसल साहब मौजूद हैं, आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में होंगे। और डॉक्टर ओम प्रकाश भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आखिर यहाँ पर काम कितने हुए हैं, जो वादे हुए थे वो पूरे हुए कि नहीं, और अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, और आगे के लिए क्या वादे हैं। आपके पास मैं आऊँगा, आप बताइए मुझे, जितने वादे थे, जो भी दावे थे, वो सब किस हद तक पूरे हुए हैं इस विधानसभा सीट पर? हमने जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए जो वादे किए थे वो सब पूरे किए हमने, कोई भी वादा बाकी नहीं रहा। कौन कौन से ऐसे प्रमुख वादे थे जो आप जनता को बता पाएं कि आपने पूरे कर दिए? हमारा मुख्य वादा था एक तो चोमू हॉस्पिटल में सुदृढ़ीकरण हो, उसमें बेड बढ़े। दूसरा हमारा वादा था कि यहाँ पे ट्रॉमा यूनिट खुले, खेल स्टेडियम, चोमू बाईपास, ये मुख्य वादे थे यहाँ के, और वो चारों मुद्दे जो हैं वो पूरे हुए। चोमू बाईपास, हॉस्पिटल, ये तमाम वादे जो थे वो पूरे हुए। मैं आऊँगा आपके पास फिर। रामलाल शर्मा जी, पिछली बार आप भी चुनावी मैदान में थे, बहुत कम अंतर से हार और जीत का फैसला हुआ था। जो बातें कर रहे हैं विधायक जी कितनी ठीक हैं, क्या आप बताएंगे? विधायक जी ने कहा कि हॉस्पिटल के अंदर सुविधाएं बढ़े। इन्होंने कहा कि बेड बढ़ने चाहिए, निश्चित रूप से बेड बढ़ने चाहिए, लेकिन बेड एक भी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, वो सारे बेड खाली रहने चाहिए। आज चोमू के हॉस्पिटल की दशा ये है कि एमएलए साहब ने कहा कि हम ट्रॉमा हॉस्पिटल बना रहे हैं। ट्रॉमा हॉस्पिटल अभी मैदान के ऊपर मौजूद नहीं है, और जिस ट्रॉमा हॉस्पिटल का आपने शिलान्यास किया उस ट्रॉमा हॉस्पिटल के अंदर कल ही डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया है। एक ट्रॉमा हॉस्पिटल के अंदर बॉडी का पोस्टमार्टम होना और एक बॉडी चोमू के मुर्दाघर के अंदर 4 दिन से पड़ी रहे, और वहां पर आम रास्ते से जाने वाले व्यक्ति भी उस दुर्गंध की वजह से नहीं जा पाए, इसी को अगर विकास कहते हैं तो मैं कहता हूं कि ऐसा विकास मेरे ख्याल से मेरी समझ से बाहर है। और जिस बाईपास की बात एमएलए साहब कर रहे हैं, चोमू के बाईपास का जब पहला सर्वे आया था, उस सर्वे के अंदर बीरणमान जी की तरफ जाने वाले रास्ते के अंदर अंडरपास नहीं था। उस पहले सर्वे के अंदर शेरावतों की डाणी के अंदर जाने का अंडरपास नहीं था। शेरावतों की डाणी के अंदर अंडरपास बनाया एमएलए साहब ने, उसके लिए बधाई। बीरणमान जी का अंडरपास बनाया, उसके लिए विधायक जी को बधाई। लेकिन क्या कारण था कि बोझलावा रोड जो 84 के अंदर रोड बनी थी, उस रोड के ऊपर वहां से रास्ते के ऊपर गुजरने वाले हर आदमी ने आपके यहाँ धरना दिया, प्रदर्शन किया, आपको ज्ञापन भी दिया। आखिरकार वो कौन से कारण थे कि आपने बाईपास की जगह मौत का बाईपास वहां बना दिया? अंडरपास आखिर क्यों नहीं बना? अंडरपास आखिर क्यों नहीं बना, इसका जवाब लेंगे विधायक जी से, लेकिन पहले सबसे एक बार मैं प्रतिक्रिया ले लूं। आप बताइए सर। बोलिए बोलिए बोलिए। विधायक जी ने जो बात बताई, एक्स विधायक जी ने जो बात बताई, इन दोनों की बात अपनी अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन मैं तो निर्दलीय चुनाव लड़ा हूं, मैं तो काश्तकार वर्ग से हूं, मैं काश्तकार की बात करूंगा। और काश्तकारों को पिछले 5 साल में एक भी सुविधा नहीं मिली है। काश्तकार को अपने घरेलू कनेक्शन के लिए भी 40 और 50 हज़ार रुपये देने पड़े हैं जो बोर्ड में जमा हुए हैं, और कृषि कनेक्शन के लिए उस काश्तकार को 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक जमा कराने पड़े हैं। किसी सरकार ने इस 5 साल में सरकार ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया काश्तकार की तरफ से। और काश्तकार जब बैंक में जाकर लोन लेता है, लोन की जितनी राशि लेता है उस राशि के हिसाब से उसका फसल बीमा होता है, और फसल बीमा जब भी नुकसान होता है
चोमू की जनता को एक भी नुकसान की भरपाई उस किसान को नहीं हो पाई। सरकार कभी उस फसली बीमा की और ध्यान नहीं देती है। कई बार शिकायतें हुई हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश की गई है, लेकिन बीमा कंपनियों ने एक भी पैसा काश्तकार को नहीं दिया। एक भी पैसा किसी भी काश्तकार को नहीं मिला, ये है। और तमाम दूसरी भी और भी समस्याएं हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश, आप बताएंगे, आप इसमें जोड़ेंगे कुछ? चूँकि मैं डॉक्टर हूँ और सन 1981 से मैं यहाँ पे चिकित्सा सेवा दे रहा हूँ, और मैंने 81 के अंदर जो चिकित्सा सेवाएं देने लगा था, मैं 81 से ऑपरेशन कर रहा हूँ यहाँ पे। जो ऑपरेशन आज 45 साल बाद में भी यहाँ पे शुरू नहीं हुए हैं जो कि मैंने एक निजी क्षेत्र के अंदर दिए हैं। जहाँ तक ये हॉस्पिटल के विकास की बात कर रहे हैं ये हॉस्पिटल में कोई विकास नहीं हुआ। अगर क्षेत्र की पॉपुलेशन का अगर ध्यान रखा जाए तो आज चोमू के अंदर 70 डॉक्टर हैं प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। ऐसी हालत में आज का यहाँ का हॉस्पिटल इतना अच्छा होना चाहिए जिसके अंदर आईसीयू हो और सभी विभागों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सर्जरी हो। यह संभव था, लेकिन कुछ राजनेता सारा ये 25-30 साल से जो सारा चल रहा है उसकी वजह से ये विकास नहीं हुआ। इसके सिलसिले में मैं आपको इसको बढ़ा करके कहना चाहूँगा, सन 1947 से लेकर सन 1965 तक 18 साल के अंदर राजस्थान के अंदर 5 मेडिकल कॉलेज सरकारी स्तर पे हुए, और सन 1965 से लेकर के 2013 तक केवल 3 मेडिकल कॉलेज बने। 45 साल के अंदर 3 मेडिकल कॉलेज, शुरू के 18 साल के अंदर 5 मेडिकल कॉलेज। डॉक्टरों की कमी हो गई। अगर इस देश का नेतृत्व सही आदमी के पास में होता सन 1965 के बाद में, तो आज सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल कॉलेज होता, डॉक्टरों की कमी नहीं होती। और चोमू का अस्पताल, जिसको अपन कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल में जो सर्विसेज होनी चाहिए वो यहाँ पे होती। ये राजनेताओं की दूरदर्शिता की वजह से ये हालात हुए हैं। राजनेताओं की अदूरदर्शिता की वजह से ये हालात हुए। विधायक जी, अस्पताल की समस्या है, ट्रॉमा सेंटर में पोस्टमार्टम हो रहा है, भोजनावा पर अंडरपास नहीं बना, वहाँ पर कई लोगों को जान भी अपनी गंवानी पड़ी है। ये तमाम समस्याएं हैं, यहाँ पर ड्रेनेज की समस्या है। ये सारी बातें आखिर क्यों ये चीज़ें बार बार उठकर सामने आ रही? भोजलावा अंडरपास की जो बात कर रहे हैं, भोजलावा जो रास्ता है उससे 600 मीटर, केवल 600 मीटर दूरी पे एक अंडरपास पहले से ही स्वीकृत था। इसलिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने उसको मान्य नहीं किया। वहाँ के लिए भी कोशिश की थी। और जहाँ पूर्व विधायक जी बात कर रहे हैं धरने प्रदर्शन की, धरने प्रदर्शन दोनों पक्ष कर रहे थे। अंडरपास बनना चाहिए, अंडरपास नहीं बनना चाहिए। जब ये रास्ता बंद हो रहा था तो उस बंद रास्ते को खुलवाने के लिए धरना दिया था, उस रास्ता खुलवा दिया, रास्ता चालू है। और ये कहना कि वहाँ मौत का अंडरपास बना, ये बिल्कुल झूठ है। आदमी हर जगह तो अंडरपास बन नहीं सकता। और भी नेशनल हाईवे यहाँ से सीकर तक है, क्या सभी जगह अंडरपास है? जहाँ रास्ते हैं, जहाँ अंडरपास उपयुक्त होगा, NHAI तय करेगी वहीं पे होगा। और 600 मीटर पे जब अंडरपास दूसरा है तो उसका औचित्य नहीं था, इसलिए नहीं बन पाया। और उसके बाद में हनुमान जी और शेरावती की रानी में अंडरपास नहीं था, वहाँ उचित पाया गया, वहाँ अंडरपास बना। जहाँ हॉस्पिटल में ट्रॉमा यूनिट में उसकी पोस्टमार्टम की बात कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रूम यहाँ पे है, और 4 दिन तक कोई बॉडी को लेने नहीं आवे तो दुर्गंध तो आएगी उसमें। कौन रोक सकता है उसको? और उसका पोस्टमार्टम ट्रॉमा यूनिट में किया है, ये गलत है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। किसानों की समस्या धांसल साहब ने उठाई थी। किसानों की समस्या के लिए जो बात कर रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर बिजली की बात कर रहे हैं, इस 5 साल में किसी को भी विशेष कोटे में कोई बिजली कनेक्शन नहीं दिया जिससे 1 लाख या 5 लाख रुपए लिए जाएं। केवल सामान्य श्रेणी में कनेक्शन दिए गए और उनसे उनके हिसाब से 50,000 60,000 रुपये वो लिया गया है। डोमेस्टिक लाइट की वास्तव में समस्या है कि जो घरेलू कनेक्शन गैर आबादी में, सरकार ने उस पर पाबंदी लगा रखी है। हमने इसकी मांग भी की है, चाहे विधानसभा हो, बाहर हो, सब जगह मांग की है। और इसके लिए राज्य सरकार ने 5 के ग्रुप में घरेलू कनेक्शन दिए हैं, कनेक्शन हो भी चुके हैं और हो भी रहे हैं। बाकी सिंगल जो है मेन है कुएं पे रहता है, उसको बड़ी परेशानी है ये। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, राजधानी से जितनी पास है चोमू, उस हिसाब का विकास आप मानते हैं हुआ यहाँ पर? राजधानी के जो पास में है विकास होना चाहिए, इसमें कई अड़चन है। जैसे यहाँ सीवरेज होना चाहिए, लेकिन पानी की कमी है, इसलिए सीवरेज के लिए पहले पानी चाहिए। पहले पानी की व्यवस्था यहाँ हो तो सीवरेज हो। और भी कई व्यवस्थाएं जैसे आवागमन के साधन है, बिल्कुल जयपुर राजधानी के मुताबिक है। लो फ्लोर बसें भी है, रोडवेज है, सारी सुविधा है। और जब हमने मेट्रो ट्रेन यहाँ तक चले, इसकी मांग हम बार बार उठा रहे हैं और आगे भी इसका प्रयास करेंगे। आगे भी इसका प्रयास करेंगे। रामलाल शर्मा साहब, राजधानी के हिसाब से जिस तरह का विकास राजधानी के एक बिल्कुल सटे हुए कस्बे में जगह पर होना चाहिए, वैसा है यहाँ पर? विकास के प्रति आपकी नीति और नीयत ये दोनों साफ होनी चाहिए। हमारे 2003 से लेकर 2008 के कार्यकाल के अंदर जयपुर विकास प्राधिकरण से जो पैसे स्वीकृत कराए थे, और 2008 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई
लेकिन पैसे स्वीकृत वो कभी जाते हैं क्या? हमने पैसे स्वीकृत करा के गए थे, आमलियों से लेकर और लोरवाड़ा की सड़क का पैसा, वो पैसा कहाँ गया? हमने सड़क स्वीकृत कराई थी मोरिजा से लेकर खातियों की डाणी, आखिरकार अब वो सड़क पूरी क्यों नहीं हुई? हमने पैसा स्वीकृत कराया था चंदवाजी रोड से लेकर संतों की डाणी, वो 5 साल के अंदर रोड आज भी अधूरी पड़ी है। हमने पैसा स्वीकृत कराया था अनंतपुरा के दंड से लेकर और चीतवाड़ी को जोड़ने वाली सड़क, वो सड़क भी पूरी क्यों नहीं हुई? हमने पैसा स्वीकृत कराया था तेजाजी की डाणी से लेकर गोलियावाड़ा तक, वो सड़क भी आज अधूरी है। आखिरकार आपकी नीयत ठीक नहीं थी और उस पैसे का आपने दुरुपयोग अपने चहेते व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया। दूसरी बात मैं करूंगा कि जयपुर के अंदर जब मेट्रो निर्धारित मापदंडों के आधार पर जितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए उतनी पॉपुलेशन के बिना आपने मेट्रो स्वीकृत कर दी और आप चोमो के अंदर सीवरेज के लिए पानी का बहाना बना रहे हैं। हमने 10 लाख रुपए डीपीआर के खर्च किए थे, जयपुर विकास प्राधिकरण से 22 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हमने तैयार किया था, 10 लाख रुपए खर्च करके पूरी डीपीआर तैयार हो गई थी। आखिरकार आप प्रयास करते तो निश्चित रूप से चोमो की जनता को उस सीवरेज का लाभ मिलता। दूसरी बात मैं कर रहा हूं हॉस्पिटल की। 2003 के अंदर जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, उस समय चोमो के अंदर हॉस्पिटल के अंदर मात्र 1000 डिलीवरियां होती थी 1 साल के अंदर। हमने प्रयास किया, लेबर रूम बनाया, डिलीवरी रूम बनाया, वहाँ पर बोर्ड बनाए, डॉक्टरों की अच्छी व्यवस्था की और उसका परिणाम था कि 2008 के आंकड़े उठाकर देखोगे तो 2008 के अंदर 6215 डिलीवरी 1 साल के अंदर होती है। और पूरे राजस्थान के अंदर जितनी भी सीएचसी राजस्थान में है उन सब सीएचसीओं के अंदर सबसे बेस्ट सीएचसी चोमो की सीएचसी के अंदर, और सरकार ने 1 लाख रुपए का इनाम और दिया था। आज उस सीएचसी की दुर्दशा यह है कि वहां जानवर निवास करने लग गए और चोमो के अंदर प्रसूताओं की जो संख्या घटकर आज 700-800 के आसपास आ गई। तो क्या यही हॉस्पिटल का आपका विकास है? आज हॉस्पिटल के वार्ड खाली पड़े हैं। जिस तरीके से राजनीतिक द्वेषता के आधार पर योग्य चिकित्सकों का आपने ट्रांसफर कराया, कभी भी मंदिर के पत्थर नहीं पूछते, मंदिर का पुजारा उस मंदिर को पुजाने का काम करता है। हॉस्पिटल की दीवारें नहीं पूछती, उस हॉस्पिटल में काम करने वाले वर्कर। आपने मैन पावर क्यों नहीं बढ़ाया? आपने चिकित्सकों की व्यवस्था क्यों नहीं की? आपने वहां पर तकनीकी दृष्टि से जो डिलीवरी रूम और लेबर रूम के अंदर जितना स्टाफ होना चाहिए उसकी व्यवस्था क्यों नहीं की? आज जिस तरीके का वातावरण पूरे चोमू तहसील के अंदर बना हुआ है, अभी माननीय विधायक महोदय कह रहे थे लाइट की व्यवस्था, आपने लाइट के लिए सरकार ने कहा कि हम सिंगल कनेक्शन नहीं देंगे, हम ग्रुप में कनेक्शन देंगे, 5 का ग्रुप लेके आओ, हम आपको बिजली का कनेक्शन घरेलू आपको देने का काम करेंगे। इन्होंने 5 के ग्रुप के आधार पर फाइलें जमा कर ली 1600। एक दिन मैंने गोविंदगढ़ आईएन से पूछा तहसील साहब कि आपके पास क्षमता कितनी है, आपके पास कैपेसिटी कितनी है, कितने कनेक्शन जारी कर सकते हो? वो कह रहे थे कि सिर्फ 65। तो मैंने कहा 65 कनेक्शन के लिए आप 1600 फाइलें जमा कर रहे हो और आपका एक ही उत्तर मिलेगा कि तकनीकी दृष्टि से ये कनेक्शन योग्य नहीं है, इसलिए आपकी फाइल खारिज की जाती है। और आज हुआ भी यही है। 65 कनेक्शनों के अलावा शेष जितनी भी फाइलें थी, कोई की दूरदृष्टि होती है, कहीं की दिग्दृष्टि होती है, लेकिन मेरे तो आज दिन तक ये तकनीकी दृष्टि समझ में नहीं आई कि तकनीकी दृष्टि कौन सी है जिसकी वजह से फाइलें खारिज की गई। तकनीकी दृष्टि समझ में नहीं आई, इन सवालों को जवाब देंगे? ये तकनीकी दृष्टि तो पूर्व विधायक जी को भी पता क्या है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जो 5 के ग्रुप में फाइलें जमा हुई हैं सबको कनेक्शन मिल रहे हैं और मिलेंगे। और इसके अलावा अस्पताल को लेकर जो सबसे बड़ी बात थी, अस्पताल की समस्या है, उसको कैसे दूर करेंगे? सीवरेज को लेकर इन्होंने सवाल उठाया कि प्रयास नहीं किया आपने। सीवरेज के लिए कोई प्रयास नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। 2008 के चुनाव नज़दीक थे, पूर्व विधायक जी ने सरकार ने मिलकर यहाँ पे सीवरेज सैंक्शन करवा दी और 10,000 रुपये जेडीए के डीपीआर के खराब करवा दिए। जब 10 लाख रुपया, जब जो सुटेबल ही नहीं है यहाँ पे सीवरेज बनना संभव ही नहीं है, इसको विधानसभा मैंने उठाया और उसको समाचार पत्रों से सबको पता है, इसका जवाब मिल गया। हमारे धारीवाल जी ने कहा कि आनंद फानन में उन्होंने सैंक्शन करवा दी, होना जाना कुछ नहीं था, 10 लाख रुपए लगाने थे वो लगा दिए। इसलिए ये झूठ है कि हमने सीवरेज नहीं बनाई। सीवरेज तभी बनेगी, चोमू में पहले पानी की व्यवस्था होगी और इसके लिए बिशलपुर से, चोमू को बिशलपुर से जोड़ने के लिए हमने मांग की है, लिख के भी दिया हुआ है और उसकी योजना बन रही है। सीवरेज आ जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ बिशलपुर का पानी आ जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ सीवरेज की व्यवस्था भी होगी। लेकिन बिशनपुर से जो पानी आना है विधायक जी, उसका भी तो लोग इंतजार कर रहे हैं कब से। नहीं, चोमू कोई इंतजार नहीं कर रहा, अभी मांग की हमने तो इसी साल से। वो पहले जयपुर के लिए थी, अब जयपुर हरमाड़ा से यहाँ तक आए, ये मांग कर रहे हैं। चलिए, चुनावी साल है, मांग बहुत सारी होती है। दासल साहब, चोमू की जनता, किसानों की आपने बात की, जनता की और क्या क्या समस्याएं हैं, बड़ी समस्याएं जिनसे लोग रोज जूझते हैं? मैं तो काश्तकारों की बात की थी, अभी फसली बीमा की। विधायक साहब ने शायद उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि विधायक साहब को ये मालूम ही नहीं है कि फसली बीमा क्या चीज़ होती है। मैंने पूछा था।
दूसरा ये था कि अभी जो विधायक साहब बता रहे थे कि फाइलें कनेक्शन ले रहे हैं, 5-5 के ग्रुप में दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि चोमुड सब डिवीजन में इस समय भी 7,000 फाइलें जमा हैं जो घरेलू कनेक्शन की हैं, और उनमें से मात्र तीनों एजेंट्स ने 160 कनेक्शन दिए हैं आज तक इस साल में, और पिछले 5 साल में कुल मिला के 380 कनेक्शन दिए हैं अब तक। आज भी गोविंदगढ़ एएन की बात करें, वहाँ इस समय घरेलू कनेक्शन के लिए दिवाली नज़दीक आ चुकी है। इसके अलावा 115 ट्रांसफार्मर उनको चाहिए, जब जाके दिवाली के कनेक्शन होंगे, क्योंकि 115 हर कनेक्शन के लिए, वो एक कनेक्शन के लिए 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक जमा करा रखे हैं लोगों ने। इस तरफ सरकार का न पिछले 5 साल में ध्यान रहा, न अब चुनावी वर्ष में ध्यान रहा। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था कि चोमू की जनता, वो जो चुनाव का एक दिन आता है उस दिन कुछ नहीं सोचती है। उस दिन तो एक ही चीज़ दिखती है उनको कि वो अर्जुन वाली चिड़िया की आँख। उसके बाद में 5 साल धोखा खाती है, और वो धोखा हमारे यहाँ कुछ क्या क्या सोच के जाती है चोमू की जनता वोट डालने? जातिगत राजनीति की तरफ आप इशारा तो नहीं कर रहे हैं? चोमू की जो जनता है जिस दिन वोट डालती है उस दिन तो रहती है तैयार, और दूसरे रोज से ही गालियां निकालना चालू कर देती है। तो वजह क्या है? वजह इसकी ये है कि वो जो चाहती है जनता, वो काम पूरा नहीं होता है, यही वजह। चलिए जनता से बात कर लेते हैं, जनता से ही पूछ लेते हैं कि जनता जो चाहती है वो पूरा क्यों नहीं होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, और तमाम निगम के कार्यकर्ता हैं, और भी अलग अलग लोग हैं, आम जनता भी है यहाँ की। आप बताइए सर, मैं आपसे शुरू करता हूँ, आप बताइए। हमारे माननीय विधायक महोदय ने कहा कि पानी का अभाव है, लेकिन हमारा बांध जो खाली करना था, रानी का बांध, उसके बारे में विधायक महोदय ने क्या किया? राजस्थान लोक सेवा संस्था ने बहुत पुरजोर मांग उठाई थी, लेकिन लीपापोती होकर के, सौदेबाजी होकर के खामोश हो गया मामला। क्यों खामोश हो गया मामला? आप बताएंगे? आप बताइए सर, आप बताइए क्या है हाल यहाँ पर? आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। आप लोग यहाँ की जनता होकर आप लोग कुछ बोलना नहीं चाह रहे? मैंने उठाया था। राजस्थान लोक सेवा संस्थान ने चोमू की विशेष पेयजल व्यवस्था के लिए जो राजा महाराजाओं के समय जो बंधा, जिसका रानी का बांध नाम था, उस पर अतिक्रमण हुआ। हमने उसके पुरजोर कोशिश करी थी कि ये खाली हो, क्योंकि ये पानी की व्यवस्था एक चोमू के लिए एक पर्याप्त साधन था, लेकिन वो आज तक खाली नहीं हुआ है। जी, वो आज तक खाली नहीं हुआ है। बताइए सर। पूरे 5 साल के अंदर स्टेशन रोड के लिए 100 बार विधायक महोदय से मिल चुके हैं, आज भी उसमें 1-1 फुट के गड्ढे हैं, जबकि सबसे ज्यादा ट्रैफिक चलता है उस पर। सबसे ज्यादा ट्रैफिक चलता है स्टेशन रोड पर, लेकिन आज भी 5 साल में कहने के बाद भी कोई काम नहीं हुआ। बताइए। मैं सर किसानों के बारे में बात करूं, अभी वो दासिल साहब बोल रहे थे किसानों को कुछ नहीं है, किसानों को 1.5 लाख रुपए तक का फसली ऋण सरकार ने मंजूर किया है, जिसका एक पैसा ब्याज नहीं लगता। हाँ, और दूसरी बात, किसानों की हर समस्या का गवर्नमेंट ने समाधान किया है। ये गलत बातें करते हैं, गलत आंकड़े दे रहे थे। अभी मैं बताऊं, बिजली का कनेक्शन आप पावर हाउस के अंदर चले, कनेक्शन बराबर हो रहे हैं, लगातार रोज 5-7 कनेक्शनों की खंबे जा रहे हैं, वो लाइनें जा रही हैं। और जगह बता पाएंगे कहां पर? जगह बता पाएंगे? गोविंदगढ़ मेरी ढाणी के अंदर, मंगरवाल ढाणी रोड से पड़ती है, वहां भी अभी 10 आदमियों के कनेक्शन हो रहे हैं, जिनकी लाइन गड़ चुकी है, तारें जा रही हैं और जा रही हैं। यहाँ खड़े होकर सामने गलत बयानबाजी करके ऐसे जनता गुमराह करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसका जवाब मैं ले लूंगा दासिल साहब से मैं इसका जवाब ले लूंगा। आप बताइए। सर, डोरसर ग्राम का निवासी हूँ मैं। डोरसर ग्राम में जितने भी एमएलए कोटा से बोरिंग पास हुए थे, सब उनके रिश्तेदारों के घर पे हुए, एक भी गांव के अंदर नहीं हुआ। आज भी डोरसर में बरकरार है पानी की समस्या। आज भी नाली व्यवस्था, पहले जब बीजेपी की सरकार की व्यवस्था थी उस टाइम पे रोड व्यवस्था पूरी हुई थी, लाइट व्यवस्था पूरी हुई थी, नाली व्यवस्था पूरी हुई थी। आज जाके एक बार भी जीतने के बाद उन्होंने वहाँ पे गांव पे जाके शकल भी नहीं दिखाई, जबकि एमएलए की चुनाव के टाइम पे मेरे साथ फोटो खिंचवाने के शौकीन थे गाँव के अंदर। जब मैं इनके घर पे आया, मेरे लिए नहीं, मेरे रिश्तेदार के लिए नहीं, गाँव के वासी के लिए, जब मैंने ब्लड के लिए, इनके कोई पेशेंट था, उसको ब्लड की आवश्यकता थी, मेरे गांव का निवासी था, इनके घर पे गया तो ये पहचानने से इनकार कर दिया। रामलाल जी भाई साहब बीजेपी के कैंडिडेट पूर्व एमएलए थे, जो वहाँ पे दौसा गए हुए थे, उनको मैंने फ़ोन किया, भाई साहब मेरे ऐसे समस्या, उन्होंने फ़ोन पे ही ब्लड की व्यवस्था करवाई, SMS का वो पेशेंट बचा। और इन्होंने आज दिन तक भी गाँव में जाके शक्ल नहीं दिखाई, एक भी विकास डोरसर के नाम पे किया हो। मैं इनसे पूछता हूँ, डोरसर में चवंडी भी लगाई क्या आपने? किस में लगाई बताओ आप? पूछेंगे जी, बिल्कुल पूछेंगे। आप बताइए सर, आप खड़े होइए, आप खड़े होइए। सर, विधायक महोदय चोमू के विकास के लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं रहे। पूरे 5 साल जनता के बीच रहे, लेकिन गायब से ही रहे।
इसका उदाहरण है, नगर पालिका में कम से कम 20 ईओ का ट्रांसफर कर दिया इन्होंने, जो कि सरासर चोमू की पब्लिक के लिए अन्याय है। सरासर चोमू की पब्लिक के लिए अन्याय है। मैं आ रहा हूँ, बताइए। मैं चोमू क्षेत्र विधानसभा की तरफ से सभी जो आप यहाँ जनता की तरह बात कीजिए, प्रवक्ता की तरह नहीं। मैं जनता की तरफ से एक ही मांग करता हूं कि जितने भी चोमू विधानसभा में एमएलए आए हैं वो सभी राजनीति से आए हैं, सब स्वार्थवश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और मैं वर्तमान पोजीशन के हिसाब से कहना चाहता हूं, आम जनता की राय यह है कि हमारे जितने भी एमएलए उनको चेंज किया जाए और नए युवा और कर्मठ नेताओं को यहाँ पे टिकट मिले और वही विधानसभा में पहुंचे, तब तो इस चोमू की जनता का भला होगा। अन्यथा सब राजनीति बस यहाँ सब गुड़गुड़ है और जनता इसी की ऐसी होती रहेगी। और जनता आज तो कह देती है, लेकिन जनता की सुनने वाला बाद में कोई नहीं है। जब छात्रों पे लाठियां बरसती है, छात्रों पे मुकदमे लगते हैं, तो दोनों एमएलए बैठे रहते हैं, अपने राजनीतियों से अपनी गोटियां सेकते हैं, उनकी कोई सुधरने वाला नहीं है। और जो छात्र परेशान होते हैं उनके लिए अपने युवा नेताओं में श्याम जी शर्मा हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है और अपने पे लाठियां खाई हैं। इसलिए मैं चोमू विधानसभा के यूथ की तरफ से एक ही मांग करता हूं कि दोनों एमएलए को चेंज किया जाना चाहिए। दोनों एमएलए को चेंज किया जाना चाहिए। बताइए, युवाओं के लिए कितना काम हुआ है यहाँ पर शिक्षा के हिसाब से? सर, शिक्षा के हिसाब से यहाँ पे नॉर्मली काम हुआ है। और सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा दोनों विधायक साहब से कि जो ग्रुप की बात कर रहे हैं इसके बिजली के कनेक्शन की, तो सर अगर मान लो चारों तरफ कनेक्शन हो गए और 1% है जो मतलब अकेला रह गया, तो वो क्या पूरी लाइफ अंधेरे में रहेगा? मैं पूछूंगा ये सवाल, मैं पूछूंगा। सर, चोमू विकास के लिए तो मैं कुछ पूछना नहीं चाहूँगा, पर गत विधायक साहब से मैं पूछना चाहूँगा। आपने बोला कि मेट्रो का कोई प्रॉफिट नहीं है, पर आज के 5 साल बाद में मेट्रो का प्रॉफिट है। आप बोलते हुए रिफाइनरी का कोई प्रॉफिट नहीं है, तो कोटा जो होते हैं उधर की साइड तो वो तो डेवलपमेंट है, पर जहां अगर बाड़मेर में रिफाइनरी आती है, आज 5 साल बाद में 40,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में वैकेंसी है। तो आप कैसे कह सकते हैं बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या करवाया, कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या करवाया? इसका जवाब लेंगे, बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या करवाया, कांग्रेस। सर, आप खड़े होंगे, आप खड़े होइए, बताइए जरा यहाँ का हाल क्या है, खास करके युवाओं के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से। नहीं, शिक्षा के लिहाज से तो क्या कहूँ, लेकिन सड़क की हालत ये है कि अशोक विहार में जहाँ विधायक निवास करते हैं ना, वहाँ पे भी बड़े बड़े गड्ढे हैं। आप एक बात सोचिए, सब जहाँ विधायक खुद निवास करते हैं वहाँ पे भी इतने बड़े गड्ढे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। सबसे बड़ी जहाँ पर विधायक खुद निवास करते हैं, आप बताएंगे, वहाँ पर खुद बड़े बड़े गड्ढे, आप बताइए। मैं चोमू वार्ड नंबर 30 में निवास करता हूँ, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, उसमें हमारे वार्ड में थोड़ा विकास हुआ था। पिछले 5 साल में हमारे वार्ड नंबर 30 में नहीं तो किसी प्रकार का विकास हुआ है, न कोई पानी की व्यवस्था हुई है, न कोई लाइट की व्यवस्था हुई है। इसके साथ साथ हमारे चोमू का सबसे बड़ा धार्मिक स्थान वीरमान मार्ग, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के समय विधायक जी के द्वारा बनाया गया सड़क, उस सड़क के ऊपर किसी प्रकार का एक जो अपन बोलते हैं डामरीकरण या पेच, उसका कार्य भी स्थानीय विधायक ने नहीं करवाया। तो मैं समझता हूँ स्थानीय विधायक यहाँ असफल है। स्थानीय विधायक यहाँ पर असफल है। आप बताइए सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बॉस, आदरणीय विधायक साहब ने कहा कि पानी की व्यवस्था कम है, तो साहब 5 साल दिया आपको, पानी बीसलपुर से दुनिया को दे दिया, एक चोमू को भी दे देते तो वो भी परेशानी खत्म हो जाती और सीवरेज भी डल जाती और सब कुछ हो जाता। विधायक जी तो कह रहे हैं वहाँ के पानी का कोई इंतजार ही नहीं कर रहा था। पिछले साल उन्होंने ये सवाल उठाया। नहीं, किसने नहीं किया? इंतजार तो सबको ही है, पानी तो आना ही चाहिए ना। इंतजार सबको है, पानी आना चाहिए। बताइए। मैं माननीय विधायक जी से ये कहूँगा, ये कह रहे हैं कि बिसलपुर से हम पानी ला रहे हैं। मैं इनसे एक निवेदन करूँगा कि इस वक्त वाटर वर्क्स के अंदर 100 बोरिंग सैंक्शन हुए हैं। इन्होंने कितने बोरिंग सैंक्शन में अभी तक लगवा दिए, कौन सी कॉलोनी में लगवा दिया? और बिसलपुर की बात कर रहे हैं, बिसलपुर से पानी लाने की, और यहाँ चोमू में जो बोरिंग सैंक्शन है उनको ही नहीं करवा रहे, तो आप पानी कहाँ से लाएंगे? जी, पानी कहाँ से लाएंगे? मैं भी कांग्रेस से पार्षद हूँ, महेंद्र कुमावत। मैं विधायक साहब से ये कहना चाहता हूँ, ये बूथ देख के भाई किस बूथ से कितने वोट मिले हैं उसके आकलन करके कुछ काम करवाने की सोचते हैं। वोट देते हैं वो भी गड्ढे में जाते हैं, नहीं देते वो भी गड्ढे में जाते हैं। ये सिर्फ अपने चमचों की और इनकी जो हम चापलूसी करता है उनको तो ये गले लगाते हैं, उनको मोटी कमाई देते हैं, उनको साथ लगाते हैं। जनता के हित में कोई काम नहीं किया इनने और लोगों को सिर्फ लूटना ही इनका मकसद रहा है। आज रोडों की हालत देख लो, कहीं कोई काम नहीं करवाया इन्होंने, और कहीं भी देख लो जगह जगह उन्होंने अभी ये अशोक विहार में जिनके इनके खास आदमी रहते हैं वहां के लिए तो 16 इंच की मोटी रोड बनाई है और जगह रोडें टूटी हुई है। क्या वही एक जगह है जिसके लिए अशोक विहार में सड़क नहीं बनी है? साहब कह रहे हैं अशोक विहार में सड़क नहीं बनी।
जनता के लिए कह रहा हूँ, गोल्डन पथ पालीवाल मार्ग में ये गांधी जिसने आजाद करवाया था, आज ये उस गांधी के नोटों के चक्कर में लोगों को बर्बाद किया है, जम्मू को बर्बाद किया है इस आदमी ने। चलिए इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे, विधायक जी से भी लेंगे और बाकी हमारे मेहमानों से भी बात करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट कर आते हैं और फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।